नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबर दिन भर में सबसे पहले बड़ी खबर की बात करते हैं जो राजधानी भोपाल से इस वक्त की है। गोविंदपुरा में गद्दा फैक्ट्री में भीषण आग लगी। कारण अज्ञात बताए जा रहे, लेकिन अज्ञात कारणों के बावजूद ये आग जो है वो बहुत भीषण है। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं और आग को बुझाने में जुटी हुई थी। आग को काबू में कर लिया गया है। तो ये गोविंदपुरा क्षेत्र में गद्दा फैक्ट्री में भीषण आग लगी थी और उसके बाद इस आग को काबू में करने के लिए गाड़ियां यहां पहुंची हुई थी और आग को अब काबू में कर लिया गया है। आप समझ सकते हैं कि गद्दा फैक्ट्री अगर है तो आग कितनी तेजी से फैल सकती है और कितना भीषण रूप ये अख्तियार कर सकती थी। लेकिन ये जो तस्वीरें उसके बाद सामने आई हैं वो ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि इसे जल्द से जल्द तेज़ी के साथ काबू में कर लिया गया। मंत्री विश्वास सारंग खुद मौके पर पहुंचे हुए थे, उन्होंने भी जायज़ा लिया और अगर इस आग को जल्द से जल्द काबू में नहीं किया जाता तो ये बड़ी आग के रूप में परिवर्तित हो सकती थी। लेकिन इसे गनीमत ही कहा जाएगा कि वक्त रहते इसे काबू में कर लिया गया, वरना एक बहुत बड़ा हादसा भी पेश आ सकता था। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं राजधानी भोपाल से। गोविंदपुरा क्षेत्र में ये फैक्ट्री बताई जाती है, गद्दे की फैक्ट्री है और यहाँ पर आग लगी थी। किन कारणों के चलते लगी थी अभी तक ये साफ नहीं हो पाया, लेकिन अगर ये आग और बढ़ जाती तो फिर क्या हो जाता, इस तस्वीर को देखकर, आग बुझने के बाद की तस्वीर को देखकर भी साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना नुकसान कर देती। क्योंकि गद्दे यहाँ पर बनाए जाते हैं और गद्दे जो हैं जाहिर तौर पर अगर आग लगती तो उसको, आग को बुझाना बहुत मुश्किल हो सकता था, लेकिन इसे वक्त रहते काबू में कर लिया गया। ये कहना गलत नहीं होगा। बाद में मंत्री को खबर लगी, वो भी मौके पर पहुंचे, उन्होंने भी लोगों से बातचीत। उनको एकदम पीछे से देखा कि एकदम चिंगारी धुआं सा निकल रहा है पीछे, तो वो पीछे गए तो मुझे उन्होंने फोन किया। और आज जैसे हमारा त्योहार है, गुरु नानक देव जी की जयंती है, तो हम गुरुद्वारे के जाने की तैयारी में थे। मैं फोन आया, मैं तुरंत आया और उसी समय हमने फोन किया और मंत्री जी के सहयोग से बड़ा हादसा टल गया। तो मंत्री जी के सहयोग से बड़ा हादसा टल गया, ये लोग भी बता रहे हैं, वरना एक बहुत बड़ी घटना यहां पर पेश आ सकती थी। गद्दा फैक्ट्री है और कितना भीषण यह हादसा होता, तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। जितेंद्र हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। जितेंद्र, कैसे यह आग लगी थी? और ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि वक्त रहते इसे काबू में कर लिया गया। बहुत भीषण यह आग लग सकती थी नहीं तो। बिल्कुल अपनी, तो ये गोविंदपुरा इलाके का पूरा मामला है जहाँ पर एक गद्दा फैक्ट्री, जो फॉर्म के यहाँ पर गद्दे बनाए जाते हैं, वहाँ पर एक भीषण आग लगी। हालांकि दमकल कर्मियों की तारीफ करना होगी कि जो समय पर गाड़ियां पहुंच गई और आग को कंट्रोल कर लिया, क्योंकि ये बहुत बड़ी फैक्ट्री है और यहाँ पर जो गद्दे बनाए जाते हैं, फॉर्म के गद्दे बनाए जाते हैं, वहाँ पर अगर आग पकड़ लेती तो आसपास की फैक्ट्रियों को भी काफी नुकसान हो सकता था, बड़ा भीषण हादसा हो सकता था। मगर समय रहते दमकल ने आग पर काबू पाया और मौके पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी पहुंचे और तो कह सकते हैं कि जो कर्मचारी उन्होंने तत्परता से काम किया, आग को कंट्रोल किया और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। कैसे ये आग लगी? देखिए, आग लगने का कारण अभी अज्ञात बताया जा रहा है, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, मगर कह सकते हैं कि आसपास बड़ी फैक्ट्रियां लगी हैं, तकरीबन 50 से ज्यादा फैक्ट्रियां एक दूसरे से कनेक्ट हैं। अगर आग फैल जाती तो दूसरी फैक्ट्रियों तक भी आग फैलने से बड़ा हादसा हो सकता था। कितना नुकसान हुआ है इसके बारे में कुछ पता चल पाया? हाँ, हमने जो है फैक्ट्री मालिक से बात करना चाहिए, वो कह रहे हैं कि तकरीबन लाखों का नुकसान हो गया, क्योंकि फॉर्म के गद्दे हैं, एक गद्दे में आग लगी, उसकी वजह से गद्दे की जो ढेर लगे रहते हैं उनमें आग बढ़ती गई और कई सारे गद्दे उसकी चपेट में आ गए, जिससे कई सारा नुकसान लाखों का बताया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो काफी नुकसान इसमें हुआ है, लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, लेकिन गनीमत रही कि दमकल की गाड़ियां वक्त रहते मौके पर पहुंच गई और आग को तुरंत काबू में कर लिया, वरना एक बहुत बड़ी घटना यहां पर संभव थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कोरोना पॉजिटिव हुए हैं और उन्होंने ट्वीट करके यह जानकारी दी है। कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी है। डॉक्टर्स के परामर्श पर जांच उन्होंने कराई थी, ये उन्होंने कहा और बताया कि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सिंधिया ने यह भी कहा है कि जो लोग भी उनके संपर्क में आए हैं अपनी जांच करवा लें। सिंधिया के पीए ने भी टेस्ट कराया। धन सिंह और कृष्णा घाड़गे ने भी टेस्ट कराया है।
चलिए बढ़ते हैं आगे बात अगली खबर की। मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक जो हुई थी, इसमें 5 संभाग के प्रभारियों में बदलाव कर दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने बताया कि बदलाव के तहत अब कविता पाटीदार जबलपुर संभाग की प्रभारी होंगी, जबकि कांति देव भोपाल के होंगे, हरिशंकर खटीक चंबल के, शरदेंदु तिवारी शहडोल के और आलोक शर्मा उज्जैन संभाग के प्रभारी होंगे। ये सभी अपना काम पहले से शुरू कर चुके हैं। ये मीडिया को आज औपचारिक रूप से उन्होंने मीडिया से जानकारी साझा की है। कोर ग्रुप की बैठक में कई और अहम फैसले किए गए। इसके तहत बीजेपी चुनाव आयोग के साथ कदमताल करेगी, यानी कि 18 साल के हो चुके युवाओं को मतदाता सूची से जोड़ने में युवा मोर्चा जुटेगा। सरकार की योजनाओं के बारे में भी लोगों को बताया जाएगा। संकल्प लिया है कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बूथ पर 10% वोट शेयर बढ़ाना, 51% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का हर बूथ पर खड़ा हो, इसकी रणनीतिक तैयारी आज बैठक में चर्चा के दौरान हुई है। संगठनात्मक काम की दृष्टि से कुछ परिवर्तन हमने जो किए हैं उसके बारे में एक सामान्य तौर पर कि भोपाल संभाग के प्रभारी राज्यसभा के सदस्य और मेरे साथ प्रदेश की महामंत्री बहन कविता पाटीदार थी, वो अब जबलपुर संभाग की प्रभारी होंगी। ये कोई नया डिक्लेरेशन नहीं है, पहले ही ये चीजें तय होकर के लोग अपने काम में लगे हैं, लेकिन चूंकि आज आप इसके बारे में बात करना चाह रहे हैं इसलिए मैं इसका उल्लेख कर रहा हूं। ये कोई नई डिक्लेरेशन नहीं है, ऑलरेडी इन चीजों पर काम शुरू हो गए हैं, लेकिन मीडिया को जानकारी में रहना चाहिए। तो वो जबलपुर संभाग की प्रभारी होंगी, कांतिदेव सिंह हमारे उपाध्यक्ष वो भोपाल संभाग के प्रभारी होंगे। साथ में ही हरिशंकर खटीक जो शहडोल संभाग के प्रभारी थे वो चंबल संभाग के प्रभारी होंगे, और शरदेंदु तिवारी जी मेरे साथ महामंत्री है, वो जबलपुर संभाग के प्रभारी थे, वो शहडोल संभाग के प्रभारी होंगे। और उज्जैन संभाग के प्रभारी हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष आलोक शर्मा जी होंगे। भोपाल के जाने माने उद्योगपति अजय हरिनाथ सिंह के मामले में पुलिस एक्शन ले सकती है। टीटी नगर पुलिस को अमृता सिंह के बयान और शिकायत का इंतजार है। उद्योगपति की पत्नी अमृता सिंह ने पुलिस से 2 दिन का वक्त मांगा था। सूचना मिलने के बाद दरअसल टीटी नगर थाना पुलिस इनके पास पहुंची थी। अस्पताल में अमृता सिंह ने ठीक होने के बाद पुलिस से कार्रवाई करने की बात कही थी। अस्पताल में अमृता सिंह ने बातचीत जो हुई थी उनकी, उसका पुलिस ने पूरी वीडियोग्राफी कराई थी। पुलिस अब कल दोबारा अस्पताल जाएगी और अमृता सिंह का बयान दर्ज कर सकती है। उद्योगपति की पत्नी ने दरअसल अपने पति पर मारपीट के आरोप लगाए और उसको लेकर उन्होंने एक वीडियो वायरल किया था, और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस उनके पास पहुंची थी। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या बीजेपी में नेता पुत्रों को टिकट मिलेगा? नेता पुत्रों के टिकट मिलने के सवाल पर बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्य सत्यनारायण जटिया ने बड़ा बयान दिया। जटिया ने कहा कि नेता पुत्र होना दोष नहीं है, उम्मीदवार योग्य होना चाहिए, वो नेता पुत्र हो या ना हो। उन्होंने कहा कि टिकट क्राइटेरिया नाम की चीज सिर्फ एक धारणा है। ऐसा कुछ नहीं, पार्टी को जीत चाहिए, उम्मीदवार चाहिए और अच्छा उम्मीदवार तो चाहिए। सर आपके नजर में पहले रहा करता था देखो, क्राइटेरिया नाम की चीज जो है वो धारणा है, और वो धारणा बनती है और बनती है तो बनती है। तो क्या आपकी नजर में सर, आपकी नजर में क्या कोई ऐसा क्राइटेरिया लागू होना चाहिए या नहीं? देखिए, पार्टी का संविधान है और पार्टी के संविधान के अंतर्गत इस प्रकार की कोई बातों का। इधर प्रदेश के बिजली कर्मचारियों पर बीजेपी सरकार की नजर है, और इसके तहत कल कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में बिजली कंपनियों के कर्मचारी, संविदा कर्मचारी और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सीएम कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि बिजली कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के साथ ही बिजली कंपनियों में नियमित कर्मचारियों की भर्ती का प्लान भी तैयार है, और जल्द ही हजारों पदों पर भर्तियां की जाएंगी। बिजली कंपनियों में सेवा देने वाले बिजली कर्मचारियों को सरकार प्रोत्साहित करने जा रही है। चुनाव से पहले सरकार का बड़ा कदम है। इसको लेकर कुशाभाऊ ठाकरे में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होगा। मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्यों जरूरत पड़ रही है कि मैदानी अमले को प्रोत्साहित करने की? जो अमला काम करता है, परिवार के सदस्यों को, उनसे हमें वही काम करते हैं, फील्ड में काम भी लेना है, गलती करते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन भी करते हैं।
अच्छा काम करते हैं तो उनको प्रोत्साहित भी करना चाहिए। जब हम प्रोत्साहित करेंगे अच्छे काम करने वाले लोगों को, तो दूसरे लोग भी अच्छे काम करने से उन्हें प्रोत्साहन हुआ है तो दूसरे लोग भी अच्छा काम करना शुरू कर देंगे। एक तो मंशा बहुत साफ है और अच्छे काम को प्रोत्साहित करना ये हमारा कर्तव्य और दायित्व है। एक तो ओएस जैसे ही मंजूर हो जाएगा तो पदों की संख्या बढ़ेगी, भर्ती होगी, तो भर्ती में जो लोग पात्र लोग हैं उन लोगों को रोजगार मिलेगा। यही तो लोगों की मंशा है, रोजगार में कम, बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा। सर लेकिन बेरोजगारों की संख्या कम होगी। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी की साफ मंशा है कि इस साल के अंदर 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, ये सरकारी नौकरियों में। तो बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने के लिए बिजली कंपनियों में नियमित तौर पर कर्मचारियों की भर्ती करने की तैयारी है। इसके अलावा 70,000 के करीब मैदानी अमले को प्रोत्साहित करने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम राज्य सरकार करने की तैयारी में है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। जबलपुर के नेशनल हाईवे 30 की खराब हालत पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने माफी मांगी है। दरअसल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के आगमन से पहले ही मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने इस हाईवे का जायजा लिया था, जिसके बाद उन्होंने भी मंडला जबलपुर मार्ग निर्माण में हुई गुणवत्ता की कमी को स्वीकार किया। बहरहाल मंत्री गडकरी ने जिले वासियों और जनता से खराब सड़क बनने पर माफी मांगी है। मंत्री की इस माफी और एक्शन के बाद एक बार फिर से नेशनल हाईवे 30 पर तेजी से काम शुरू हो चुका है। वहीं रास्ते से गुजरने वाले लोगों का कहना है कि माफी मांगी अच्छी बात है, लेकिन सड़क का काम भी जल्दी करा दें, हम 7 साल से तकलीफ से गुजर रहे हैं। और मैंने चर्चा भी की, हमारे जो चीफ इंजीनियर हैं आरडीसी के मिश्रा जी, वो भी यहीं पर हैं। निश्चित रूप से वो मार्ग जैसा बनना चाहिए था वैसा नहीं बना। आरडीसी की उसके लिए निर्माण एजेंसी थी, तो पूर्व में भी चर्चा हो चुकी है, पिछले वर्ष भी चर्चा हुई थी। मैंने भारत सरकार को ही पत्र लिखा था। दर्द भी है और मुझे उसमें कोई कल्पना नहीं लगता कि अगर गलती है तो उसके लिए माफी भी मांगनी चाहिए। आपका जो मंडला से जबलपुर रोड है, उसमें बरेला से मंडला ये 400 करोड़ का 63 किलोमीटर 2 लेन क्लोज का जो काम हो रहा है, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। प्रॉब्लम यह है, बहुत सी दिक्कतें आई है और बहुत सी बार आपको तकलीफ हो रही है। आज मैं यहाँ आने के पहले ही मेरे अधिकारियों से बातचीत हुई है, उसको जितना काम बाकी है उससे म्यूचुअल कंसेंट से बात करके वो सस्पेंड कर दो, पुराने काम को रिपेयर करो, नया टेंडर निकालो और जल्दी ये रोड अच्छा पूरा करके दो। अभी तक इसके लिए आपको जो तकलीफ हुई है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। विगत 7 वर्षों से रोड जो हम आज देख रहे हैं ये स्थिति देख रहे हैं जो बन नहीं पा रही है, जिससे आने जाने में हमें भारी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। धूल से, गड्ढे से, फंसने से, ट्रैफिक से सारी समस्या इस रोड में है। विगत 7 वर्षों से हमारे केंद्रीय मंत्री ने भी प्रयास किए लेकिन बन नहीं पा रही रोड। कल माननीय श्री नितिन गडकरी जी, हमारे परिवहन मंत्री जी का मंडला आगमन हुआ, उनने इस संबंध में माफी भी मांगी। सिवनी के छपारा नगर परिषद में बेहद दिलचस्प मामला आया। यहां पर छपारा नगर परिषद इन दिनों अतिक्रमण अभियान चला रही है, अतिक्रमण हटाने का, माफ कीजिएगा। और इस अभियान के तहत छपारा थाने के पुराने भवन की बाउंड्री वॉल को भी तोड़ दिया गया, लेकिन इसके लिए कोई नोटिस भी जारी नहीं किया गया। इसके बाद पुलिस ने बाउंड्री वॉल तोड़ने वाली जेसीबी मशीन को जब्त कर लिया। थाने की बाउंड्री वॉल को बिना सूचना के तोड़ने की घटना ने अब तूल पकड़ लिया है। पुलिस और नगर पालिका के अधिकारी इस मामले में सवालों का जवाब देने से बचते नजर आ रहे हैं। सिवनी के छपारा में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई ने एक नए तरह के विवाद को जन्म दे दिया है। दरअसल छपारा नगर परिषद द्वारा आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान छपारा थाने की बाउंड्री को तोड़ दिया गया, जिसके बाद छपारा थाना प्रभारी द्वारा जेसीबी वाहन को जब्त करने की कार्रवाई की गई। इस पूरे प्रकरण को लेकर दोनों ही विभाग के अधिकारी आमने सामने हैं, लेकिन फिर भी दोनों विभागों के अधिकारी इस पूरे मामले को लेकर जवाब देने से बचते नजर आ रहे हैं। अजहर खान, न्यूज 18 सिवनी।
इधर अंबिकापुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। घुनघुट्टा डैम में नहाने के लिए युवक गया था और इसकी मौत हो गई। 5 दोस्तों के साथ ये युवक गया था। नहाने के दौरान गहरे पानी में चला गया, जान चली गई। एसडीआरएफ और ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाल लिया गया है। मृतक युवक का नाम अब्दुल कलाम बताया जा रहा है। दरिमा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। चलिए बढ़ते आगे। छत्तीसगढ़ में प्रदेश कांग्रेस की कमान बदली जा सकती है। पार्टी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा? क्या मोहन मरकाम के पास ही रहेगी कुर्सी या किसी और को दी जाएगी जिम्मेदारी? इस पर मंथन किया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष पर फैसला हाईकमान करेगा। कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ बेहद अहम है। अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस को छत्तीसगढ़ ने काफी मजबूती दी है और आगे भी कांग्रेस की यहां पकड़ बनी रहे, इसके लिए जरूरी है कि पार्टी यहां मजबूत टीम बनाए। प्रदेश में अगले साल चुनाव होने हैं और इससे पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने की कवायद शुरू कर दी गई है। मोहन मरकाम प्रदेश में कांग्रेस की कमान संभाल रहे हैं और उनका कार्यकाल बेहतर रहा है। ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि मोहन मरकाम के पास ही प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी रहेगी। हालांकि मोहन मरकाम कह रहे हैं कि हाईकमान जब तक किसी नाम पर मोहर नहीं लगाएगा तब तक ये कहना मुश्किल है कि अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। प्रदेश अध्यक्ष पर फैसला हाईकमान ही करेगा। नहीं, देखिए, हर कोई की मंशा होती है कि हम दावेदार बने। आज टिकट देना नहीं देना हाईकमान का होता है। आदरणीय हमारे खड़गे साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी का विशेषाधिकार है, हाईकमान का विशेषाधिकार है। हम जो नामों पर पैनल बना के भेजेंगे उनकी पसंद होगा। इसलिए हमारा जो अधिकार नहीं है टिकट देने का अधिकार हाईकमान का है। हाईकमान जिस नाम पे मुहर लगाई हमें वो कैंडिडेट स्वीकार होगा और उसमें हम पार्टी प्रत्याशी घोषित करेंगे। जैसा कि मोहन मरकाम ने कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर जाना सबकी मंशा होती है। ऐसे में जाहिर सी बात है इस पद के दावेदार गुड़ा भाग में जुटे होंगे। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया का कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ही प्रदेश अध्यक्ष का फैसला लेंगे। हमारी चुनाव प्रक्रिया थी जिसमें ब्लॉक अध्यक्ष थे और जिला अध्यक्ष हैं, जिला कमेटी है और जब प्रदेश अध्यक्ष और उसकी समिति स्टेट एग्जीक्यूटिव के चुनाव का समय आया और जो पीसीसी डेलीगेट्स इकट्ठे हुए उस मीटिंग में उन्होंने प्रस्ताव पास किया कि हम एक राय होकर ये प्रस्ताव करते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष इसमें निर्णय लें कि यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष कौन हो, उनकी कमेटी में कौन कौन रहे। तो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष को निर्णय लेना है और उसमें वो ये भी रख सकते हैं, परिवर्तन भी कर सकते हैं। ये उनका इंतजार करना पड़ेगा। काफी कम समय रह गया सर, क्योंकि चुनाव काफी करीब आ रहे हैं और ऐसा लगता है कि डिसीजन में अभी तो उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया है और पूरे हिंदुस्तान भर का मामला है, सब जगह का उनको देखना है और वो सब होगा। पहले से परिस्थितियां बदल गई आपको लगता है? क्योंकि पहले जब आप आए थे, मेरी ही आपसे बात हुई थी, तब यह इशारा था कि शायद मोहन मरकाम ना बदलें, लेकिन अब लगता है कि क्या इस तरह की कोई नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि ये निर्णय अंतिम निर्णय लेना उन्हीं को है। जब हमसे चर्चा होगी तो उसको बताएंगे। पार्टी क्या मोहन मरकाम को फिर से सौंपेगी कमान या किसी और को दी जाएगी कुर्सी? पार्टी किस आधार पर तय करेगी अगला प्रदेश अध्यक्ष? कांग्रेस नेताओं के मुताबिक ये फैसला हाईकमान करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। युवा कांग्रेस कार्यकारिणी आज पहली बैठक राजीव भवन में हुई है। युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों को सीएम भूपेश बघेल ने संबोधित किया और सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभ कामनाएं उन्होंने दी। आने वाले समय में युवा कांग्रेस को और मजबूत करने और 23 के विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका निभाने के लिए भी कहा। इसके साथ ही उन्होंने युवा कांग्रेस के नेताओं से कहा कि अपनी ऐसी छवि बनाएं कि लोग दूर से कहें कि ये युवा कांग्रेस के सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि सामाजिक दायित्वों को निभाते हुए अपनी छवि पर ध्यान दें, अपनी छवि को गुंडा, मवाली और वसूली मास्टर की न बनने दें। निराश नहीं होना है, आपको बागी नहीं होना है और सबसे बड़ी बात यह है कि युवा कांग्रेस का सामाजिक दायित्व भी है। उन सामाजिक दायित्वों को निर्वहन करते हुए
अपनी छवि बराबर बनी रहे। आपकी छवि गुंडे बदमाश की नहीं बननी चाहिए, आपकी छवि वसूली मास्टर की नहीं बननी चाहिए। जब कांग्रेस खड़ा है मतलब वहां लोगों को विश्वास होना चाहिए कि जब कांग्रेस खड़ा है, मुझे अब कोई तकलीफ नहीं, चाहे कोई व्यक्ति हो और कोई नौजवान लड़की हो, तो ये विश्वास होना चाहिए मेरा युवा कांग्रेस दिखाई पड़ रहा घर में पहुंचाए, ये विश्वास पैदा करना है आप। भिलाई के मैत्री बाग जू में 2 महीने पहले पैदा हुआ सफेद शेर यानी कि सिंघम को आज केज से बाहर छोड़ दिया गया, जिससे अब पर्यटक हर रोज शावक सिंघम को उसकी मां रोमा के साथ देख पाएंगे। छत्तीसगढ़ का यह चिड़ियाघर सफेद शेरों के लिए जाना जाता है। दुर्ग जिले में भिलाई स्टील प्लांट के द्वारा निर्मित भारत और रूस की मित्रता का प्रतीक यह है। मैत्री बाग जू को सफेद शेरों का नर्सरी कहा जाता है। यहाँ लगभग 7 सफेद शेर और शेरनियां हैं। इस कड़ी में 2 महीने पहले पैदा हुए नन्हे शावक सिंघम को अब केज के बाहर छोड़ दिया गया। इसके साथ ही सिंघम को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। खुशी की लहर है हमारे मैत्री बाग में। एक नन्हा शावक लगभग 2 माह पूर्व 5 सितंबर को जिसका जन्म हुआ, और हमारी जो ब्रीडिंग है उसको पिछले 2 साल से रोक के रखा गया था क्योंकि बीच में कोविड का संक्रमण था। उसके स्वास्थ्य के मद्देनज़र कि किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो, तो हमने अभी 6 महीने पहले हमारे सुल्तान और रोमा को मिलाया है। उसके फलस्वरूप हमको 2 माह पूर्व हमारा नन्हा शावक जिसका नाम हमने सिंघम रखा है उसकी पैदाइश हुई, और काफ़ी स्वास्थ्य में हेल्दी है और काफ़ी अच्छा लोगों को महसूस हो रहा है। जितने भी पर्यटक आ रहे हैं बड़े खुश हैं देख के। और इसी के साथ खबर दिन भर के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।